तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल से मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे सिमिलर काइंड के नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन सेकेंड लाइन है, रिप्रोडक्शन अनलाइक न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस बट इज फंडामेंटल इन इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और जितनी भी ग्रोथ और मूवमेंट की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, उसकी तरह ही रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल प्रोसेस नहीं है। यानी कि अगर न्यू रिप्रोडक्शन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा तो उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन अगर उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन ये सब नहीं हो रहा है तो उसकी नेसेसरीली डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ये प्रोसेस है जो कि इंश्योर करती है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Now, reproduction is essential for 4 points. First is continuation of life on earth, जो कि हम लोगों ने देखा कि रिप्रोडक्शन है essential किस चीज़ के लिए, लाइफ को कंटिन्यूटी करने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। सेकेंड पॉइंट इज एडिशन ऑफ न्यू स्पीशीज, क्योंकि रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ वाई न्यू स्पीशीज गेट बॉर्न। और थर्ड इज रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो डेथ हो जाती है जिन भी ऑर्गेनिजम्स की, जिन भी एनिमल्स की, उनके रिप्लेसमेंट रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होता है। फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का ये मतलब है कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो वेरिएशंस होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। अब वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस कुछ नहीं, बस सिंपली एक डिफरेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स में विद इन द सेम पॉपुलेशन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे अंदर भी वेरिएशंस हैं, किसी का कलर डार्क है, किसी का कलर लाइट है, कोई ज़्यादा इम्यून है, कोई कम इम्यून है, कोई कोल्ड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई कोल्ड के प्रति कम सेंसिटिव है, कोई हीट ज़्यादा बर्दाश्त कर लेता है, कोई हीट कम बर्दाश्त कर लेता है। उसी तरह सारी पॉपुलेशन में, सारे ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग इम्यूनिटी कैपेबिलिटीज़, अडेप्टेशन कैपेबिलिटीज़ और रंग का डिफरेंस होता है, किसी के हो सकता है पैटर्न हो अलग। तो वो सारे डिफरेंस को ही वेरिएशन कहते हैं। अब ये वेरिएशन नेसेसरी क्यों है? एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रहती है और हो सकता है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कोई क्रिटिकल और कोई ड्रास्टिक चेंजेस आए टाइम के साथ। तो जब वो ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि ज़्यादा फेवरेबल तरीके से उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे वो ही सर्वाइव कर पाएंगे। दैट इज़ वाई दीज वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट। अगर वेरिएशन नहीं होंगे और जो पूरी पॉपुलेशन है वो यूनिफॉर्म होगी तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी, पूरी पॉपुलेशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर वेरिएशंस होंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगे ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस को, वो ही अडेप्ट कर पाएंगे। तो फॉर एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेट अस से ग्लोबल वार्मिंग आजकल हर जगह होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है। तो लेट अस से कि कोई एक है कोल्ड हैबिटेट है, वहाँ पर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कोल्ड है, लेकिन कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो 2-3 डिग्री से राइज कर गया। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लेट से बैक्टीरिया है कोई, वो 2-3 डिग्री के टेम्परेचर को सर्वाइव या अडेप्ट कर पाएगा, वो ही सर्वाइव करेगा और उसी के सर्वाइवल की वजह से पॉपुलेशन ग्रो करेगी। तो देखो, वेरिएशन की वजह से ही पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, यानी कि वेरिएशन की वजह से सर्वाइवल हो रहा है। अगर पूरी पॉपुलेशन में एक तरह की इम्यूनिटी कैपेबिलिटीज़ होंगी तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी। अब देखो, इसी को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने मॉथ का डायग्राम लगाया है। ये क्या है? मॉथ, MOTH, मॉथ। अब मॉथ क्या होता है? मॉथ एक इंसेक्ट होता है। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पेड़ थे वो पहले ग्रीन कलर के थे, यानी कि
जो उनका ट्रंक है, जो उनका बार्क है, ट्रंक के मतलब तने के ऊपर जो छाल है वो ग्रीन कलर की थी। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो उसकी तना हुआ वो ब्राउन कलर का होने लगा बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो जो ग्रीन कलर के मॉथ थे, मतलब दो तरह के मॉथ थे, एक थे ग्रीन कलर के, एक थे ब्राउन कलर के। तो जो ग्रीन कलर के मॉथ थे जो कि विजिबल नहीं होते थे पहले, जब पॉल्यूशन नहीं आता था, तो वो बच जाते थे। लेकिन जब पॉल्यूशन हुआ, ट्री का ट्रंक डार्क हो गया, तब ग्रीन कलर के मॉर्क डार्क ट्रंक पर, डार्क तने पर अच्छे से दिखने लगे, कैमोफ्लाज नहीं हो पाए। जब कैमोफ्लाज नहीं हो पाए, तो जो प्रीडेटर बर्ड्स हैं और जो बाकी सारे प्रीडेटर्स हैं उनको उनको खाने लगे। तो इस वजह से ग्रीन कलर के मॉथ्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। और ये जो ग्रे या ब्राउन कलर के मॉथ्स थे जो अच्छे से छुप पा रहे थे ट्रंक में, यही बच गए। तो इसी वजह से देखो, यहाँ वेरिएशन की वजह से ही ये वाले जो मॉथ की पॉपुलेशन थी ये सरवाइव कर पाई और इनकी पॉपुलेशन ग्रो कर पाई। तो देख, बहुत अच्छा लिंक है वेरिएशन और पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर। और मुझे हिंट मैं दे रहा हूँ, या मैं बता देता हूँ कि इस प्रोसेस को कहते क्या है। इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। किसी को अगर पता हो तो नेचुरल सिलेक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं, व्हेन नेचर सेलेक्ट्स एन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एडाप्टेशन कैपेबिलिटीज़, है ना, इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नाउ, अब हम लोग ने बहुत सारा देख लिया है कि वेरिएशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे केवल एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, और जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट फॉर्म नहीं होता है और कोई भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी यानी कि ऑफ स्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स से। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है लेकिन हूबहू आइडेंटिकल नहीं होता है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस में, है ना, हम लोग जेनेटिकली सिमिलर तो हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन हूबहू आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है उसमें जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो पैदा हुआ है या जो प्रोड्यूस हुआ है, वो डायरेक्टली बिल्कुल ही आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के साथ। इसका एग्जांपल है फिशन। एमीबा में जो फिशन होता है और उसके जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। नाउ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉइंट है, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशन और डिफरेंसेस आर फ्यू। क्योंकि जो प्रोजेनी, क्योंकि आइडेंटिकल है, इस वजह से उसके अंदर वेरिएशन होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जब प्रोजेनी ऑफ एकदम से आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स के साथ, तो जो उसके वेरिएशंस या डिफरेंसेस हैं वो कम होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन और डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सिंपल और लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये सिंपल और लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और बहुत जल्दी से हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए कॉम्प्लेक्स और हायर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, इस जिसमें डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें बहुत जल्दी होता है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम है ना, इस वजह से बहुत जल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद अब हम लोगों ने सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सीख लिया है। अब हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को सीखते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स हैं। टाइप्स आर फिशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब हम लोग एक के बाद सबको एक डिटेल्ड व्यू में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज फिशन। फिशन क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये चीज़ याद ध्यान रखना कि इट ओनली अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल्स। द प्रोसेस ऑफ फिशन इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। फिशन दो तरह का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। तो फिशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें जो जो पेरेंट सेल है वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो दो तरह के फिशन होते हैं, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन। जब पेरेंट सेल दो सेल्स में डिवाइड हो, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो, तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। और मल्टीपल फिशन यानी कि व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मोर देन टू सेल्स, इट इज़ नोन एज मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का एग्जांपल क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। और मल्टीपल फिशन का एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। तो देखो यहाँ पे डायग्राम भी है कि पेरेंट सेल है अमीबा का,
उसका डीएनए डुप्लीकेट करा, साइटोप्लाज्म और जो बाकी सेल ऑर्गेनल है ये डिवाइड करे, और देखो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, ये 1 और ये 2। ठीक है, लेकिन यहाँ जो प्लाज्मोडियम में देखेंगे तो देखो ये मैनी डॉटर सेल्स, बहुत ज़्यादा, 2 से ज़्यादा डॉटर सेल फॉर्म हुई, इसी को मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब हम लोगों के लिए ये देखो ये अमीबा वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस वजह से हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। तो ये बाइनरी फिशन इन अमीबा कैसे होता है, तो देखो ये मदर अमीबा है, मदर अमीबा कहो चाहे पेरेंट अमीबा कहो, बात देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग पेरेंट भी लिख सकते हैं, पेरेंट, पेरेंट अमीबा, बात एक ही है। इसमें देखो ये स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या होता है, ये जो एक्सट्रैक्टेड बाहर निकले हुए पार्ट्स हैं इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। इनका काम क्या होता है, मूवमेंट का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, और जो फूड होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे फूड है, तो स्यूडोपोडिया यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा और इसको अंदर खींच लेगा, है ना, ये स्यूडोपोडिया काम होते हैं। तो जब डिवीजन होता है तो स्यूडोपोडिया अंदर चले जाते हैं, देखो अंदर आ गए स्यूडोपोडियास, है ना, और उसके बाद ये न्यूक्लियस देखो डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म और जो बाकी सेल ऑर्गेनल है वो डिवाइड होंगे, और देखो 2 डॉटर एमीबा में ये डेवलप हो जाता है। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच इट इज़ the organisms, when it gets mature, it gets fragmented into small pieces and each piece subsequently grows into a new whole organism। यानी कि सबसे पहली बात तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, मल्टी सेलुलर, और उसके बाद ये जो फ्रैगमेंटेशन का पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है मल्टी सेलुलर, है ना, ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके जो वो अपने आप को फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, और जो ईच फ्रैगमेंट होता है, प्रत्येक फ्रैगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो देखो यहाँ पे फ्रैगमेंट था, इसने यहाँ पे इसको सेप्टा से अपने आप को डिवाइड कर लिया, और ये जो एक एक फ्रैगमेंट था वो डेवलप हो गया है एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट में, ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात यही है। इसका एग्जांपल क्या है, फिलामेंटस एल्गी जो स्पायरागरा, तो हम लोग देखते हैं ना तालाब वगैरह में एल्गी होती है ऊपर, वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाती है, तो उसमें देखो फ्रेगमेंटेशन ही होता है कि जैसे कई ये एल्गी फैली है ना, यहाँ से फ्रेगमेंट हुआ, यहाँ से फ्रेगमेंट हुआ, और ये नए ऑर्गेनिज्म ऐसे डेवलप हो गए, है ना, ये होता है। अब हम लोग सेकंड को पढ़ लिया है हम लोगों ने, जो कि फ्रेगमेंटेशन था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, विच इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, व्हेन सम ऑर्गेनिजम्स डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल व्हेन दे आर कट और ब्रोकन डाउन फ्रॉम द मेन ऑर्गेनिज्म। इसमें देखो कुछ नहीं है, एक ही ऑर्गेनिजम्स है, इसको जब कट कर दिया गया या ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसके बाद ईच पार्ट, ये जो देखो अपर पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है, और ये मिडल पार्ट है, ये तीनों सेपरेट ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं, है ना। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, प्लेनेरिया, स्टारफिश, हाइड्रा। ठीक है, हम लोगों ने रीजनरेशन को पढ़ लिया, हम लोग फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, विच इज़ बडिंग। बडिंग में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स विच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। इसके एग्जाम्पल है यीस्ट या हाइड्रा। इसमें बडिंग में क्या होता है कि एक ये ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, इसमें बर्ड्स निकलती हैं ऐसे सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर की, मतलब ऐसे सिस्ट की तरह, है ना, एज ए सिस्ट। ठीक, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है ऐसे, और वो डेवलप कर जाता है एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो हो सकता है कि वो जो बर्ड निकली है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच ही रहे, है ना, जैसा कि यीस्ट में होता है ना। देखो ये बर्ड निकली और ये ग्रो कर गई, डेवलप हो गई, लेकिन ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच ही है ना। लेकिन जो बर्ड जब निकले और उसके बाद जब सेपरेट हो जाए, देखो ये हाइड्रा में, है ना, तो ये अलग प्रोसेस है। तो ये हो सकता है कि वो अटैच रहे पेरेंट बॉडी के साथ, हो सकता है वो सेपरेट हो जाए, डिटैच हो जाए, है ना। तो ये अलग अलग फॉर्म के होते हैं। जब डिटैच हो जाए तो हाइड्रा उसका एग्जाम्पल है, और जब ये अटैच रहे तो उसका एग्जाम्पल यीस्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction that is seen in plants. It is the process of formation of new plants from its vegetative parts। अब इसको बहुत ध्यान से समझ लेते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स में देखा जाता है, और इसमें क्या होता है
कि जो प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट्स, वहाँ से नए प्लांट की ग्रोथ हो जाती है ना। तो जैसे देखो ये लीव से नया पार्ट उग रहा है, प्लांट उग रहा है। ये जिंजर का प्लांट पौधा वो जिंजर है, और जिंजर से नया प्लांट उग रहा है। ये देखो स्ट्रॉबेरी है, और स्ट्रॉबेरी से नया प्लांट उग रहा है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं जैसे कि लीव्स, स्टेम, रूट्स, वहाँ से नए पार्ट उगते हैं, नया प्लांट उगता है, और विच गिव्स राइज टू अ न्यू फुल फ्लेजेड पार्ट। तो अब यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का समझ गए हम लोग कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह का हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड हो, जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड हो, और नेचुरल मतलब वो अपने आप हो रहा है। तो नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन के एग्जाम्पल क्या है, कि उसके एग्जाम्पल हैं जैसे अगर लीफ से होगा तो देखो ये ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में देखो ये लीफ से ही डेवलप हो रहा है ना। देखो ये नया प्लांट आ रहा है, ठीक है। और अगर स्टेम से होगा, जिंजर एक स्टेम है ना, तो स्टेम से होगा, है ना, तो देखो उसका एग्जांपल जिंजर है। और अगर जो रनर्स है ना, रनर्स क्रीपर्स होते हैं जो ऐसे दीवार पर या ज़मीन पे चला करते हैं, है ना, पौधे ग्रो करते हैं, अगर वहाँ ग्रो होगा तो उसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। और बल्ब्स, अब बल्ब्स वो होते हैं जैसे जो ऐसे फ्रूटी टाइप के, ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, है ना, आड़ू टाइप के। तो जैसे उसका एग्जांपल है अनियन और ट्यूलिप, है ना, ट्यूलिप और लिली, है ना, इनका एग्जांपल है। ट्यूलिप का भी बल्ब होता है। देखो तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि इसमें ये माना जाता है कि प्लांट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि प्लांट को कहीं से भी उगाया जा सकता है। उसको हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं, वो अभी हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पहले आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, है ना, जो कि प्लांट्स में होता है। तो उसके प्रोसेस है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ पोर्शन ऑफ वन प्लांट इज प्लेस्ड नोन एज स्कायन इनटू अ पोर्शन ऑफ अनदर प्लांट नोन एज स्टॉक। यानी कि मान लो ये डिजायर्ड प्लांट है जिसको हमें ग्रो करना है, तो इस डिजायर्ड प्लांट को हम लोग दूसरे प्लांट के तने में, जिसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, उसमें ऐसे प्लेस कर देंगे काट कर, है ना, और बाकी बाहर ऐसे टेप लगा देंगे। तो उस वजह से वहाँ पे ग्रो कर जाएगा प्लांट। तो जो ग्रो कर जिस प्लांट को हम लोग लगाते हैं, जो डिजायर्ड पार्ट होता है जिसको हमें ग्रो कराना होता है, उसको स्कायन कहते हैं, SCION। और जिसको जिस पर ग्रो कराना होता है, जहाँ पर लगाते हैं, उसको स्टॉक कहते हैं, है ना। तो देखो ये नीचे वाला स्टॉक है, ऊपर वाला स्कायन है, और इसको यहाँ पर से ऐसे अटैच कर दिया और ये आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पर इसने टेप भी लगा दिया है, और अब यहाँ से प्लांट ग्रो कर जाएगा। यही सेम पिक्चर यहाँ पर भी है। कटिंग मेथड क्या होता है, कटिंग में कुछ नहीं होता है, पार्ट की जो ब्रांच होती है उसको कट कर देते हैं, या उसकी स्टेम को कट कर देते हैं, जहाँ पे नोड्स या इंटर नोड्स होती हैं। जैसे मान लो ये प्लांट की ब्रांच है, जैसे ये और डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इसको यहाँ से कट कर दिया और ऐसे मिट्टी में गाड़ दिया, है ना, तो वहाँ से प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसके एग्जांपल क्या है, रोज़। और ग्राफ्टिंग एग्जांपल क्या क्या था, मैंगो और रोज़। अब नेक्स्ट है प्रोसेस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, लेयरिंग। लेयरिंग में कुछ नहीं होता है, जैसे प्लांट ऑफ जो लेयरिंग में कुछ नहीं होता है, बस जो स्टेम या ब्रांच ऑफ प्लांट है उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि ये ब्रांच थी प्लांट की, इसको लिया और ऐसे जगह जगह से मिट्टी में गाड़ दिया। स्टेम या ब्रांच ऑफ प्लांट है उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करते हैं, जैसे कि ये ब्रांच थी प्लांट की, इसको लिया और ऐसे जगह जगह से मिट्टी में गाड़ दिया, तो वहाँ से रूट्स ऐसे निकलना शुरू हो जाएंगी, रूट्स स्पर्ज हो जाएंगी, और बस जैसे ही रूट्स स्पर्ज हो जाए तो यहाँ से आप इसको काट दो ऐसे ऐसे। तो जब ऐसे काट देंगे तो यहाँ पर, और ये इंडिविजुअल प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब एयर लेयरिंग एक कॉन्सेप्ट है। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि हम लोग ऐसे पूरी पूरी स्टेम को या पूरी पूरी ब्रांच को मिट्टी के अंदर नहीं गाड़ते हैं, बल्कि ये जो पूरी एक ब्रांच है इसी पर मिट्टी ऐसे बांध देते हैं, थोड़ा सा उसको ऐसे शार्प ऐसे छील करके, है ना, वहाँ से फिर ग्रो कर जाती हैं रूट्स, है ना। इसको एयर लेयरिंग कहते हैं, है ना। अब हम लोग सीखेंगे another form of vegetative propagation which is टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये एक लेबोरेटरी इंड्यूस्ड मेथड है, ये केवल लैब्स में होता है। और इसमें क्या होता है कि प्लांट के सेल्स को या टिश्यूज़ को
हम लोग एक सॉल्यूशन में रखते हैं विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन और स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ अ न्यू प्लांट, है ना। तो जैसे हम लोगों ने ये लीव्स ली, है ना, लीव को लिया और उसको एक सॉल्यूशन में रखा, है ना। इस सॉल्यूशन में ऑक्सिन्स होते हैं। ऑक्सिन्स क्या होते हैं? ऑक्सिन्स आर दोज हार्मोन्स विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ सेल्स, है ना, ऑफ प्लांट। तो ये डेवलप कर जाती हैं रूट्स या प्लांट लीव्स, और देखो ये नए प्लांट को फिर एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में रख के, ऑर्गेनिक मिट्टी में रख कर, क्योंकि उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिले इस वजह से ग्रो करा लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस मानता है, देखो जो मैं पहले बता रहा था, टोटी पोटेंसी ऑफ प्लांट। टोटी पोटेंसी क्या होता है? टोटी पोटेंसी मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस का मतलब ये होता है, या इस मेथड का मतलब ये होता है कि ये मानते हैं कि प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे ब्रांच हो, चाहे रूट ही क्यों ना हो, वहाँ से हम लोग पूरे के पूरे नए प्लांट को, न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। दिस इज टोटीपोटेंसी। तो ये सब इस टोटीपोटेंसी प्रिंसिपल को मानते हैं, है ना, कि इससे हम लोग कर सकते हैं। बस। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? ये हमें डिसीज़ फ्री प्लांट देता है, और कोई हाई चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट होता है, और हमें जैसे ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हमें वैसे ही कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंगो की कोई ब्रीड है, उसको हमें जर्मिनेट करना है, उसको हमें ग्रो करना है, तो हम नॉर्मल वाले मैंगो में, ऐसे नॉर्मल वाला मैंगो है ना, उसमें ऐसे कट करके, और जो डिज़ायर्ड ब्रीड है जो हमें वो करनी है ग्रो, वहाँ पर इसको लगा देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे टेप बांध देंगे ऐसे ऐसे। तो ये वाली जो डिज़ायर्ड वाली है ये ग्रो कर जाएगी, और हमें हमारा डिज़ायर्ड फ्रूट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, विच इज़ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है ना, वो हंड्रेड्स ऑफ टाइनी, बहुत सारे टाइनी स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? ब्लॉब ऑन स्टिक। ब्लॉब ऑन स्टिक। ये ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर है। ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो ये स्टिक है, और ये ब्लॉब ब्लॉब मान ली, ये गोल गोल तरीका, गोल गोल तरह का वो होता है स्ट्रक्चर, इसको ब्लॉब कहते हैं। तो स्टिक पर ब्लॉब, है ना, ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि जो ये ब्लॉब है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, और इन स्पोर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जहाँ पर भी गिरते हैं एयर की वजह से, जब एयर ऐसे उड़ती है तो ये उड़ जाते हैं सारे स्पोर्स, और ये डिस्पर्स होकर जहाँ पर भी ऐसे गिरते हैं वहाँ पर एक नया प्लांट उग जाता है ना। इसी को हम लोग स्पोर फॉर्मेशन मेथड कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which parent plant produces hundreds of tiny spores which can grow into new plants. In many multicellular organisms, blob on a stick structure are involved in reproduction। देखो यही blob on a stick structure बताया था ना। These blobs are collectively known as sporangia, और इन blobs को sporangia कहते हैं, या sporangium भी कहते हैं, है ना। और उसके बाद और फिर उसके बाद जैसे ही ये ब्लॉब ऑन स्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पोर्स हैं वो किसी मॉइस्ट सॉइल या मॉइस्ट जगह पर लैंड करते हैं, जहाँ पे इनको नरिशमेंट मिलता है, वहाँ पर ये ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो घर में देखा होगा हमारे यहाँ ब्रेड्स रहती हैं ना, तो उनको ब्रेड्स वगैरह या ऐसी कोई चीज़ को बाहर रख दो जहाँ पे वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर ले, तो उसमें ऐसे जो फफूंदी है वो लग जाती है। वो स्पोर फॉर्मेशन का एक वो है एग्जाम्पल है, कि अगर आपने उसको बाहर रख दिया तो जो स्पोर्स आते हैं वो ऐसे आके लग जाते हैं उसके ऊपर, और वहाँ पे ऐसे राइजोपस की कॉलोनी आ जाती है, उसको राइजोपस कहते हैं, है ना। उसी को स्पोर फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, फंगी यानी कि जो फफूंदी है वो लग जाती है, राइजोपस और बैक्टीरियास। ठीक। अब हम लोग ने सारे मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया बहुत डिटेल में। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को पढ़ते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कहता कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू देयर फ्लावर्स होता है। अब फ्लावर्स कैसे होता है? जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स, है ना, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज थ्रू देयर फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में कैसे होता है? अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो सबसे पहली बात
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हैपन्स थ्रू फ्लावर्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर्स के थ्रू होता है। अब हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में फ्लावर के थ्रू होता है, फ्लावर्स के थ्रू होता है। और फ्लावर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जो जिनमें स्टैमेन या पिस्टल में से कोई भी एक प्रेजेंट होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी केवल हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अभी मैं डेफिनेशन के साथ ये स्टेमन और पिस्टल में डिफरेंस बताऊंगा और बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट को भी पढ़ेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? जिनमें या तो स्टेमन और या तो पिस्टल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है? पपाया या वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं? जिनमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, स्टेमन और पिस्टल दोनों प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस और मस्टर्ड। अब इसके हम लोग अगर और डिटेल में देखें तो वही बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर्स मैंने जैसा कि बताया था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे स्टैमेन और पिस्टल प्रेजेंट होता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि जिनमें एक स्टैमेन या पिस्टल में से कोई भी एक प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है? पम्पकिन, पपाया, क्यूकम्बर। और बाइसेक्सुअल में रोज, हिबिस्कस, सनफ्लावर, मस्टर्ड। अब हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टैमेन और पिस्टल के बारे में बात कर तो ली, लेकिन सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि स्टैमेन और पिस्टल क्या होता है, और वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर को पढ़ लेते हैं। तो देखो ये फ्लावर है, फ्लावर का क्रॉस सेक्शन है ना। इसमें चार तरह के पार्ट्स होते हैं, चार तरह को ब्रॉडली डिवाइड करा जाता है। एक होता है सेपल, एक होता है पेटल, एक होता है स्टेमन और एक होता है पिस्टल। सेपल क्या होता है? सेपल ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना, जो कि इनिशियली और फ्लावर को एक प्रोटेक्शन और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसको सेपल कहते हैं। तो देखो जब प्लांट बर्ड की शेप में होता है तो वैसे ग्रीन कलर के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे ऐसे निकली रहती है नीचे से, है ना, और जहाँ से हम लोग ऐसे फ्लावर को नीचे से पकड़ते हैं उसी को सेपल कहते हैं। पेटल क्या होता है? पेटल ये कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर की, है ना, जो कि अट्रैक्शन प्रोवाइड करती कराती हैं फ्लावर को, है ना, ताकि इंसेक्ट्स आए और जर्मिनेशन वगैरह के लिए, जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए, और जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, है ना। तो ये कलरफुल जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, जैसे रेड की जो रोज़ की हैं वो रेड कलर की होती है, मैरीगोल्ड की ऑरेंज और येलो कलर की होती हैं, है ना, लिली की वाइट कलर की हो सकती हैं, पिंक कलर की हो सकती हैं। उस तरह उन्हीं को ये पेटल कहते हैं। फिर उसके बाद स्टैमेन क्या है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। ये देखो ये स्टैमेन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है ना। और फ्लावर के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसी को स्टैमेन कहते हैं। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, दो फर्दर पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। पिस्टिल क्या होता है? पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इनमें तीन चीज़ें होती हैं, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होता है। ठीक है, अभी इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग एक और बार इसको देख लेते हैं। देखो ये स्टेमन, अब अच्छे से हम लोग इसको और एक बार समराइज कर लेते हैं। स्टेमन ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, ये है पिस्टिल, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल में क्या क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। और एंथर, और स्टेमन में क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। पेटल क्या है? पेटल ये कलरफुल तरह के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जो पंखुड़ियाँ हैं, उनको पेटल कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर के जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जब इनिशियली प्लांट बर्ड की शेप में होता है और तब भी ऐसे उसको इन्वेलप की तरह लपेटे रहता है, और नीचे बाद में भी नीचे रहता है, नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर का, उनको सेपल कहते हैं। बस, अब हमें ये सीखना था। अब हम लोग प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है उसको सीखेंगे। तो पॉलिनेशन सबसे पहले तो होता कैसे है, कि पहले पॉलिनेशन होता क्या है वो सीखना पड़ेगा। तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। एंथर से स्टिग्मा में फ्लावर के जब पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम लोग अगर डायग्राम में देखें तो ये एंथर है ना। इस एंथर क्या है? एंथर एक, सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथर स्टेमन का पार्ट है। तो एंथर से जब वो ये जो पॉलन ग्रेन्स है, मान लो ये देखो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है ना, तब ये एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है, तो इसको पॉलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं।
याद रखना, एंथर से स्टिग्मा में, एंथर क्या है, स्टेमन का पार्ट है, और स्टिग्मा क्या है, पिस्टिल का पार्ट है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर से लेके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर में ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। ये दो तरह का हो सकता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि एलोगैमी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर के एंथर से दूसरे किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा में जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो, तब उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि एंथर किसी डिफरेंट फ्लावर का था, है ना, स्टिग्मा किसी डिफरेंट फ्लावर का था, और पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो गए अलग अलग फ्लावर के, उनको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये बोथ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में देखा जाता है ना। अब ये ध्यान से देखो, ये एलोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में ये ट्रांसफ़र होगा कैसे। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, है ना, कि ऐसा तो नहीं कि आराम से अपने आप ही चला जाएगा, कोई प्रोसेस होगा, कोई एजेंट्स होंगे जो इनको ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, है ना। तो ये हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि ये ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, हाउ डू दीज फॉलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर। तो अगर ये सवाल हमारे मन में आता है तो इसके पीछे कुछ एजेंट्स हैं, है ना। एजेंट्स यानी कि कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि ये ट्रांसफ़र करते हैं पॉलिन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। वो हैं विंड, वाटर, इंसेक्ट, है ना। तो देखो, ये वाटर की वजह से जब बारिश हुई तो उस वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये से ट्रांसफ़र हो गए, है ना, विंड की वजह से हो गए, ठीक है। और ये देखो इंसेक्ट यानी कि जो हम लोगों ने बात करी थी ना कि बटरफ्लाई और बाकी हनी बी वगैरह को ये जो पेटल है ना, ये वो करता है, अट्रैक्ट करता है ना। तो ये जब पेटल के अट्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ पे जब हनी बी और बटरफ्लाई आते हैं तो इसको जब अट्रैक्ट करके दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहीं पे ये एलोगैमी होता है। एलोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। तो अगर इसको और ध्यान से हम लोग समझें कि क्या डिफरेंस है, तो एलोगैमी में, क्रॉस पॉलिनेशन में, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में, यानी कि एक पॉलन ग्रेन एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन में सेम प्लांट के एंथर से सेम ही प्लांट के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन्स, है ना। अब हम लोग पॉलिनेशन को जान गए हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब पॉलन ग्रेन्स को अच्छे से और उसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। तो देखो, है ना, ये प्रोसेस होता कहता है और ये प्रोसेस में जनरली होता क्या है। तो अब हम लोग जान गए हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। अब पूरा पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम में एक सिंपली पहले तो प्रोसेस समझते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ गया है। अब ये जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर लैंड कर गया है तो उसके बाद इसको नरिशमेंट मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा। मॉइस्चर की वजह से ये पॉलन ट्यूब में ग्रो करेगा। जब पॉलन ट्यूब में ग्रो करेगा, जो पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर है, यानी कि ये पॉलन ट्यूब है और बाहर से स्टाइल है ऐसे, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर ग्रो करेगा। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमीट है। ये पॉलन ग्रेन जो मेल गैमीट के फॉर्म में ऐसे नीचे नीचे ऐसे सिंक इन करता जाएगा। जब ये सिंक इन करेगा तो कहाँ पहुँचेगा, ओवरी में पहुँचेगा। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल में जैसे ही पहुँचेगा तो ये मेल गैमीट ओव्यूल में रखे हुए फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करेगा, और वहाँ पर जब ये फ्यूज़ करेगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी को बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। अब इसका पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा होता क्या है कि व्हेन पॉलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा। देखो पॉलन ग्रेन है ना, यहाँ पॉलन ग्रेन पहुँच गया स्टिग्मा पर, और ये जब स्टिग्मा पर पहुँच जाता है ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है और जर्मिनेट होता है और एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पॉलन ट्यूब का जैसे ही फॉर्मेशन करता है तो पॉलन ट्यूब के ज़रिए, मतलब जो मेल गैमीट है वो पॉलन ट्यूब के ज़रिए ओवरी में पहुंच जाता है। ओवरी के अंदर वहाँ पे ओव्यूल है। ओव्यूल में फीमेल एग है। फीमेल एग और जो मेल गैमीट वहाँ से सिंक इन करके पहुँचा है, वो दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद वो जाइगोट है वो मल्टीपल टाइम्स उसमें सेल डिवीजन होता है, और जाइगोट ऐसे ऐसे करके मल्टीपल सेल एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो एम्ब्रियोल के अंदर प्लांट हो जाता है। अब जो ओव्यूल है, वो जो एम्ब्रियो बना है पूरा, वो ओव्यूल के अंदर है, और जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है। और क्योंकि ओव्यूल ओवरी के अंदर है ना, ओवरी देखो ऐसे बाहर है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो ओव्यूल तो सीड बन गया, और जो पूरी पूरी ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है।
तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल गुआवा है। तो जैसे गुआवा हम लोग खाते हैं ना, तो देखो अंदर सीड्स होते हैं, बाहर ऐसे फ्रूट होता है ना। तो ओवरी जो सीड्स हैं वो ओव्यूल हैं, और जो बाहर गुआवा है, जो हम लोग फ्रूट खा रहे हैं, वो ओवरी खा रहे हैं, है ना। तो अब हमें सीखना है। अब हम लोगों ने प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन को सीख लिया है कि प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हमें ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन को सीखना है। तो ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन को सीखने से पहले ये सीखते हैं कि सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है? सेक्सुअल मैच्योरेशन इट इज़ द पीरियड जहाँ पे बॉडी के अंदर जो जर्म सेल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, है ना। वो प्रोडक्शन उनका स्टार्ट हो जाता है। तो फीमेल के अंदर ओवा होता है और मेल के अंदर स्पर्म होता है। ये दोनों डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी पीरियड को सेक्सुअल मैच्योरेशन कहते हैं, या इसी पीरियड को प्यूबर्टी भी कहते हैं। अब इस क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, तो वो विजिबल होंगे, है ना। तो उन विजिबल चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो विजिबल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में वो इस तरह से हैं कि जो ऐसे चेंजेस जो कि कॉमन होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल में। तो देखो कि यहाँ पे दोनों के अंदर थिक हेयर ग्रोथ होता है एट आर्मपिट और जेनिटल एरिया। जेनिटल एरिया इज प्राइवेट एरिया। और स्किन मतलब ऑयली हो जाती है। जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो और ऑयल प्रोडक्शन करने लगते हैं, है ना। उनकी वजह से देखो बहुत सारे टीनेजर्स के पिंपल्स भी आते हैं, है ना। हम लोग स्पेसिफिक चेंजेस को पढ़ते हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज़ में स्पेसिफिकली अलग अलग होते हैं। तो गर्ल्स में जो ब्रेस्ट की साइज़ है वो इंक्रीज़ होने लगती है, और जो एरियोला है यानी कि जो निप्पल स्किन है वो डार्क होने लगती है। गर्ल्स में पीरियड्स आने लगते हैं, मेंस्ट्रुएशन होने लगती है। और गर्ल्स में ये सारे एजेस 10 से 14 साल की एज के बीच होते हैं। बॉयज़ में थिक हेयर ग्रो होने लगते हैं फेस में, जो कि दाढ़ी के फॉर्म में देखते हैं हम लोग। बियर्ड आने लगती है। वॉइस जो है वो डीप होने लगती है, और थिक होने और मतलब डीप होने लगती है। बहुत क्रैक भी कभी कभी करने लगती है, क्योंकि लैरिंग्स ग्रो करता है ना। लैरिंग्स इज वॉइस बॉक्स, है ना। लैरिंग्स जब ग्रो करता है, और बॉयज़ में ये जनरली 12 से 16 साल की उम्र में होता है। और प्यूबर्टी के ही जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उस भी टाइम पर बोथ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अब हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और चेंजेस इन प्यूबर्टी के बारे में एक छोटा सा समरी टाइप की ले ली है। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस में सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के देखो फर्स्ट पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? ये बाहर सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। ये जो बाहर एब्डोमिनल कैविटी है, देखो ये एब्डोमिनल है ना, एब्डोमेन है ना, नीचे वाला जो हिस्सा है उसके बाहर ऐसे हैंग करा करते हैं, है ना, एब्डोमिनल कैविटी के। तो इनके अंदर ही इनका काम क्या होता है? ये टेस्टिस के अंदर ही मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्म फॉर्म होता है, और मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है ना। इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और ये होते कहाँ हैं? ये होते स्क्रोटम के अंदर है। स्क्रोटम के अंदर क्यों होते हैं ये हम अभी देखते हैं। स्क्रॉटम के अंदर इसलिए होते हैं क्योंकि स्क्रॉटम प्रोवाइड करता है इनको एक लोअर बॉडी टेम्परेचर। वाई इज़ इट नेसेसरी? क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल नहीं है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, लेकिन स्क्रॉटम 1 से 2 डिग्री कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टू दी टेस्टिस, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो पाए। और स्पर्म फॉर्मेशन को प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखो लिखा है कि स्क्रोटम इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच द टेस्टिस आर प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है? इनके अंदर टेस्टिस होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को। और उसके बाद ये टेस्टिस के लिए थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी भी प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद वास्ट डिफरेंस क्या है? वास्ट डिफरेंस ये एक पाइप है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस और यूरेथ्रा, देखो यहाँ पे ये यूरेथ्रा है ना, ये यूरेथ्रा और ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस और ये यूरेथ्रा, इसको ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये जोड़ता है। इसी को वास्ट डिफरेंस कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? तो होता है ये पासेज ऑफ सीमेन। सीमेन यानी कि जो स्पर्म के साथ जो फ्लूइड्स फॉर्म हुए हैं, जो टेस्टिस से उसको लेकर, है ना, यूरेथ्रा तक पास करने में उसकी हेल्प करता है। मतलब यूरे वास्ट डिफरेंस के थ्रू ही जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं वो यूरेथ्रा तक पास होते हैं, है ना। और यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा इट इज़ द कॉमन पासेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन, यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू ही स्पर्म्स और यूरिन दोनों पास होते हैं, है ना।
तो और बस यूरेथ्रा का एक स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि यूरेथ्रा में कभी भी दोनों स्पर्म्स और यूरिन एक साथ पास नहीं होते, या तो स्पर्म पास होगा या तो यूरिन पास होगा। फिर उसके बाद अब हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होती हैं? देखो ये दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है सेमिनल वेसल्स और एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका काम क्या होता है? देखो यहाँ पे सेमिनल वेसल है और यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, ये है ना। इनका काम क्या होता है? ये न्यूट्रिशन और ये फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं किसे? स्पर्म को, ताकि स्पर्म इजीली मूव कर पाए और इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, है ना। तो इसी को हम लोग सीमन कहते हैं। यानी कि सीमन कुछ नहीं है, सीमन स्पर्म, सीमन क्या है? सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस लिक्विड या फ्लूइड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन कौन सी हैं? सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बस। और बस सीमन क्या होता है? एक मिल्की विशियस सा फ्लूइड होता है जिसमें फ्रक्टोज यानी कि थोड़ा सा ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका बना हुआ होता है, और प्रोटीन्स भी होते हैं। अब पीनिस क्या है? पीनिस इज एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन। यही पीनिस होता है जो कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में फीमेल की वेजाइना में जाता है और स्पर्म सीमन के फॉर्म में ट्रांसफर करता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है ना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो ओवरीज होती हैं। दो तरह की ओवरीज होती हैं, लोअर एब्डोमेन में ही वो सिचुएटेड होती हैं, ऑन दी बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन, किडनी के पास। फंक्शन क्या होता है? जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस का फंक्शन था मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना, उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का फंक्शन है कि ओवम सेल्स को प्रोड्यूस करना, है ना। और फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों को प्रोड्यूस करना है। और जैसे कि ही एक लड़की का जन्म होता है तो उसकी ओवरी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, बहुत सारे एग्स, ऐसे इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। और ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में जैसे ही वो लड़की प्यूबर्टी की एज में इंटर करती है, वो सारे एग धीरे धीरे मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं जो कि है फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब या ये पाइप लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, या ये फेलोपियन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जहाँ जो ओवरी और यूटेरस को कनेक्ट करता है। देखो ओवरी के अंदर तो एग फॉर्म हो रहा है, अब एग को यूटेरस में जाना होगा ना फ्यूजन के लिए। तो जब ये एग फ्यूजन में यूटेरस के अंदर जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? ये ओविडक्ट या जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसी के थ्रू जाता है ना। और यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल के अंदर। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल के अंदर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूटेरस। यूटेरस को ही वोम कहते हैं, वोम यानी कि गर्भ, है ना। कि यूटेरस को ही वोम या गर्भ कहते हैं। ये एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर यानी कि ऐसे शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर फीटस यानी कि बच्चे का ग्रोथ होती है ना। और यहाँ पर ही ये जो यूटेरस होता है ये बहुत इसेंशियल है फीटस की यानी कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसी में प्लासेंटा होता है जो कि बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, और यहीं पे आगे जाके 9th मंथ के लिए बच्चा रहता है ना। और यूटेरस की फंग जो ओपनिंग होती है वो वजाइना में होती है थ्रू सर्विक्स, यानी कि सबसे पहले यूटेरस है, फिर उसके बाद सर्विक्स है, फिर उसके बाद वजाइना है। ठीक। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में जो कि है सर्विक्स और वेजाइना, है ना। सर्विक्स को अगर हम लोग जान लेते हैं तो सर्विक्स में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले यूटेरस और वेजाइना को जो चीज़ जोड़ती है वो चीज़ होती है सर्विक्स। ठीक। और ये सबसे नैरो पार्ट ऑफ द वेजाइना होता है ऊपर जाके, और वेजाइना में वेजाइना ही लास्ट में, लास्ट पार्ट इज वेजाइना। वेजाइना का काम क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये रिसीव करती है। अब वेजाइना का काम क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये रिसीव करती है स्पर्म्स और मेल पार्टनर, है ना। तो जो मेल पार्टनर से स्पर्म है जो सीमन के अंदर आए हैं उसको वेजाइना ही रिसीव करती है। और ये आगे जब ड्यूरिंग डिलीवरी ये बर्थ कैनाल के टाइम के तरह ही एक्ट करती है, मतलब वोम से यहाँ से वो निकलता है बेबी।
अब हम लोगों ने देखो ये सब कुछ सीख लिया है। ओवरी, यहाँ पे ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, एग फॉर्म होता है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटेरस में जाता है, फिर यूटेरस में जब जाता है तो यहीं पर इम्प्लांट पे जाता है। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यानी कि यहीं पर जो एग है वो जाइगोट में फॉर्म डेवलप होता है। और उसके बाद यूटेरस, ये बाहर की लाइनिंग होती है जिसके अंदर ये एग आके इम्प्लांट हुआ है और जहाँ पे ये जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये सर्विक्स है ना, उसके बाद ये वेजाइना है जहाँ पर मेल जो स्पर्म है वो इंट्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि जब ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो सबसे पहले तो जब मेटिंग होती है तो जो मेल स्पर्म है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है वेजाइना में, है ना। जब वेजाइना में स्पर्म इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद जो स्पर्म, क्योंकि बहुत हाईली मोटाइल मतलब बहुत जल्दी जल्दी मूव करने वाला बहुत एक्टिव सेल होता है, तो वो आगे मूव करते हुए सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में जाता है। यूटेरस में जैसे ही जाता है वो फिर यहाँ पर जाता है यूटेरस से इधर और इधर, इधर और इधर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में। अब इनमें से किसी फेलोपियन ट्यूब में एग है। अब इस एग में, है ना, स्पर्म जाके फ्यूज़ कर जाता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये जो जाइगोट है ये अपने आप को इम्प्लांट कर देता है आके यूटेरस में। और ये यूटेरस में क्योंकि जाइगोट का बहुत ज़्यादा डिवीजन होता है, बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, तो वो मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन करके एक मल्टी सेलुलर बना लेता है अपने आप को और उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और उसी एम्ब्रियो को वो यूटेरस में प्लांट कर देता है। तो ये यूटेरस में इम्प्लांट हो गया, यूटेरस यानी कि वॉर्म में इम्प्लांट हो गया है एम्ब्रियो। और उसके बाद जैसे ही इम्प्लांटेशन के बाद, क्योंकि यूटेरस बहुत ही थिकली और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा तरीके से नरिश होता है ब्लड से, तो यहाँ पे इसको बाकी सारे नरिशमेंट मिल जाते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे वो एम्ब्रियो जो कि यूटेरस में प्लांट हुआ है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है बच्चे में। और जो यूटेरस है वो एम्ब्रियो को कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड कर देती है कराती है, तो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं, वो मदर साइड से बच्चे को बीच में नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। बस, अब हम लोगों ने ये जान लिया कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, यानी कि एग और स्पर्म का फ्यूजन हो चुका है। लेकिन जब एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ ही नहीं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, तब क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, हर महीने जो यूटेरस है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है कि एग रिसीव करेंगे हम। एग और मतलब एग और स्पर्म का फ्यूजन कराएंगे, है ना। लेकिन लेट्स से कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं या स्पर्म जो है वो वेजाइना में पहुंचा ही नहीं। जब स्पर्म वेजाइना में नहीं पहुंचा तो जो अंदर है फिर यूटेरस में भी स्पर्म नहीं पहुंचा, तो यूटेरस की जो स्पर्म लाइनिंग है जो जो इतनी थिक और रिचली सप्लाइड बाय ब्लड है, ये अपने आप को शेड करती है, यानी कि अपने आप को डिस्चार्ज करती है ना। और यही डिस्चार्ज हुआ ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलता है। इसी को हम लोग गर्ल्स में, फीमेल्स में पीरियड कहते हैं और इसी को मेंस्ट्रुएशन में कहते हैं। और ये साइकिल 28 डेज़ की होती है। और जो पहला पीरियड होता है, जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है किसी भी फीमेल में, उसको मीनार्क कहते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहते हैं, जिसके बाद फीमेल मेंस्ट्रुएशन के बाद स्टॉप हो जाती है, मतलब उसके बाद उसका कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बीट फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, इनके बारे में अच्छी एक टोटल वेलबींग, मतलब ये अच्छे होने चाहिए उसके बारे में बताती हैं। ये नेसेसरी क्यों है? ये नेसेसरी इसलिए है कि एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक अच्छी पॉपुलेशन को ग्रो करती है। तो उसके बाद है में, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हेल्थ कैसे होगा जब कोई व्यक्ति डिसीज़ फ्री होगा। और डिसीज़ फ्री अगर होने के लिए हमें सबसे पहले डिसीज़ को पढ़ना होगा। तो सेक्सुअल, क्योंकि रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को पढ़ लेते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में कौन कौन सी दो डिसीजेज हैं? एक है बैक्टीरियल, वायरल। बैक्टीरियल में गनोरिया और सिफिलिस, है ना। गनोरिया का कॉजिटिंग ये बैक्टीरिया ये है, और सिफिलिस का कॉजिंग बैक्टीरिया ये है। और वायरल में वॉर्ड्स और एड्स।
वायरल में वॉर्ड्स और एड्स। वॉर्ड्स का जो वायरस है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और एड्स का HIV, है ना। केवल यहाँ पे अभी HIV का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, बाकी जनरली वॉर्ड्स और सिफिलिस और गोनोरिया के ट्रीटमेंट्स आने लगे हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिसीजेस को पढ़ लिया, तो डिसीजेस का प्रिवेंशन भी पढ़ लेते हैं। तो डिसीजेस के प्रिवेंशन में कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड मतलब होता है इट इज़ एनी मेथड दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन ऑफ, कॉन्सेप्शन मतलब यही प्रेग्नेंट होना, है ना, ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसी को कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहते हैं। और इसमें कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में 3 टाइप के मेथड होते हैं। फर्स्ट इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है ना, इट इज़ माई मेथड इन विच द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इज ब्लॉक, मतलब स्पर्म्स की एंट्री ही रोक दो। ये कैसे रोक सकते हैं, किसी भी फिजिकल डिवाइस को लगा लो, यानी कि कोई भी फिजिकल ऐसे टूल है उसको लगा लो, है ना। तो जैसे कि कॉन्डम्स आते हैं, सर्वाइकल कैप आती है, डायाफ्राम आते हैं, है ना। इसको मेल जनरली अपने पेनिस के ऊपर पहन लेता है, और फिर जो स्पर्म की एंट्री होती है वो ब्लॉक हो जाती है। उसी तरह डायाफ्राम और सर्वाइकल फीमेल्स में लगते हैं, है ना, कि फीमेल्स में ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है, और जो मेल का स्पर्म है वो ब्लॉक हो जाता है फीमेल के वेजाइना में इंटर करने से। फिर उसके बाद इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, जिसको हम लोग IUCD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक कॉपर टी होती है जो कि फीमेल के अंदर यूटेरस में ऐसे लगा दी जाती है, तो ये ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में IUCD कहते हैं। ये इसके अंदर कॉपर टी होती है। कॉपर टी को वेजाइना में से यूटेरस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, और जब ये इम्प्लांट करा जाता है तो ये फेलोपियन ट्यूब, यानी कि जिसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं, उसको ऐसे ब्लॉक कर देती है। जब ये ब्लॉक कर देती है तो जो स्पर्म आता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जा ही नहीं पाता है। जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जा पाता है तो वहाँ पर जो एग है उसके साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिससे प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इरिटेशन कॉज कर सकती है यूटेरस के अंदर। फिर उसका सेकंड मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ नहीं है, ये कुछ पिल्स होती हैं, कुछ मेडिकेशन होता है जो कि फीमेल या मेल हो सकता है खाएं, और उसके बाद उसके फीमेल के अंदर जो एग मेचुरेशन है, जो एग होता है वो ही मेच्योर नहीं होता है, या फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। फिर उसका सर्जिकल मेथड्स हैं। एनी मेथड विच इज़ डन बाय सर्जरी टू प्रिवेंट दिस कॉन्सेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी इज सर्जिकल मेथड। इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है वेसेक्टोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल्स में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस यानी कि जो टेस्टिस से जो यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये टेस्टिस है, यहाँ से जो पाइप है इसी को कट कर दिया जाता है। इसी को कट कर दिया जाता है तो ये टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे हैं यही नहीं पहुंच पाते हैं। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब एक बार किसी ने वेसेक्टोमी करा लिया तो उसके बाद रिवर्स नहीं करा जा सकता उसको। फिर उसके बाद लास्ट इज ट्यूबेक्टोमी। ये फीमेल्स में करा जाता है, तो जैसे मेल्स में हम लोगों ने वास डिफरेंस को कट करा, उसी तरह फीमेल्स में ओविडक्ट को कट कर देते हैं या टाई कर देते हैं ओवरी, जिस वजह से जो ओवरीज में एग फॉर्म हो रहे हैं यही नहीं पहुंच पाते हैं यूटेरस तक। बस सिंपल सी बात है। और जब यूटेरस तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने आज ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इसके बारे में पढ़ लिया है। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, वेरी थैंक यू।